हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शाहिद है और सन 2001 से मैं आईटी ईआरपी कंसल्टिंग और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की सर्विसेज से मुंसलिक हूँ। आइए हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के कोर्स का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आपको जानना है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग टास्क प्लानिंग and organizing the task to achieve a specific goal। मसलन हम इसकी यूँ डिफ़ाइन कर सकते हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक ऐसा अमल है जिसमें हम मखसूस मकासद को हासिल करने के लिए मुख्तलिफ़ तरीके, महारतें, इल्म और तजर्बे का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर इस स्लाइड में हमने एक एग्जांपल बयान किया है कि एक फैमिली जो है वो वेकेशन पे जाना चाह रही है। तो ये एक छोटा सा प्रोजेक्ट है और इसको कैसे मैनेज किया जाएगा और इसमें कौन कौन से टास्क आएंगे, हर टास्क की डिटेल क्या होगी और उसमें एग्जाम्पलरी डाटा हम कौन सा फीड कर सकते हैं। मसलन अगर इस छोटे से प्रोजेक्ट को, जो कि एजुकेशन का प्रोजेक्ट है, इसको हम सब डिवाइड करें डिफरेंट टास्क के अंदर, तो इसमें पहला जो टास्क आपके पास बनेगा वो होगा कि डेस्टिनेशन चूज़ करना। सबसे पहले तो आपको डेस्टिनेशन चूज़ करना पड़ेगी कि आप किधर जा रहे हैं। उसमें डाटा की एग्जाम्पल जो होगी, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से वी कैन से दैट वी आर गोइंग टू पेरिस, फ्रांस। फिर दूसरा टास्क उसमें हम कह सकते हैं कि उसका हायरार्की में दूसरी जो चीज़ है वो हमें बतानी पड़ेगी कि हम किस फ़्लाइट के थ्रू जा रहे हैं और उस फ्लाइट की फर्दर हमें इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी कि वो अफोर्डेबल हो और कन्वीनियंट हो। लेट्स से वी कैन से दैट देयर इज़ $600 पर पर्सन राउंड ट्रिप। फिर उसके बाद फर्दर टास्क को डिफ़ाइन करेंगे कि उसका जो पर्सन जो ट्रैवल करेगा वो किस जगह पे ट्रैवल करेगा और किस जगह पे जाकर रहेगा, उसकी होटल बुकिंग। तो होटल बुकिंग के लिए भी हम वेरिफिकेशन करेंगे कि उसकी रिजर्वेशन कैसे हो सकती है, उसके करीब करीब कौन सी अट्रैक्शंस हैं जो कि पर्सन के लिए यूज़फुल और फ्रेंडली हैं और कन्वीनियंट हैं। मसलन वो एक होटल है ABC, उसमें जाना चाहता है और उसका पर नाइट जो है वो स्टे है $150 5 दिन के लिए। फिर वो अपनी एक्टिविटीज़ को प्लान करेगा। उसमें आ जाती हैं पार्क्स हैं, म्यूज़ियम्स हैं, कैफ़ेज़ हैं, इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं। ठीक है, जैसे ईफल टावर उसमें आ जाएगा, सेंस रिवर क्रूज़ आ जाएगा, लॉवर्ड म्यूज़ियम आ जाएगा। फिर उसके बाद उसका टोटल बजट जो होगा वो मैनेज किया जाएगा कि फ़्लाइट पे कितने अखराजात आते हैं, होटल्स के ऊपर कितने अखराजात आते हैं, फूड्स के ऊपर कितने अखराजात आते हैं और मुख्तलिफ जो उसने एक्टिविटीज़ की हैं उसका टोटल बजट उसका कितना होता है। लेट्स अज्यूम द टोटल बजट इज़ $3,000। तो ये एक प्रोजेक्ट है जो कि एक फैमिली ट्रिप है जिसकी प्लानिंग की जाती है, जिसमें टास्क को सब टास्क में डिवाइड किया जाता है, उसकी डिटेल को डॉक्यूमेंट किया जाता है और उसको अच्छी तरीके से मैनेज किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस क्या है। तो प्रोजेक्ट जो मैनेजमेंट है वो उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है और उसकी बहुत ज़्यादा अफादियत है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से कामों को अच्छी तरीके से मुनज़्ज़म किया जा सकता है, अखराजात को कम किया जा सकता है और एफिशिएंसी को बेहतर बनाया जा सकता है और उसको मज़ीद आसान किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर एक तमीराती कंपनी मज़दूरों और मवाद को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का इस्तेमाल करती है ताकि जो बिल्डिंग है उसका काम वक्त पर ख़त्म हो जाए और बजट के अंदर कंप्लीट हो जाए। इसके अलावा इसमें हम रिस्क मैनेजमेंट करते हैं और मसलन कोई भी जो प्रोजेक्ट चल रहा है हम देखते हैं कि उसमें इन फ्यूचर कौन सी मुश्किलात आने वाली हैं और उन जो मुश्किलात आने वाली हैं उनका पहले से ही डॉक्यूमेंट करके उसका मिटिगेशन प्रपोजल बनाया जाता है। मिसाल के तौर पर एक IT कंपनी है, अपने नए सॉफ्टवेयर के लिए जो लॉन्च करने जा रही है, हो सकता है कि फ्यूचर में बहुत सारे साइबर सिक्योरिटी के रिस्क हों, तो उन तमाम रिस्क को डॉक्यूमेंट कर दिया जाता है 1 by 1 करके और फिर उस डाटा को सेव किया जाता है और उसके ऊपर एक्शंस लेके उसकी मिटिगेशन प्रपोजल बनाए जाते हैं ताकि अगर कोई एक भी साइबर सिक्योरिटी का जो डेंजर आ जाए उसको कैसे टैकल करना है और उसको मिटिगेट करने के लिए कौन कौन से स्टेप लेने हैं। इसके अलावा हम क्या करते हैं कि म्यार का कंट्रोल भी करते हैं, जिसको क्वालिटी मैनेजमेंट कहते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, यकीनी बनाते हैं कि जो काम किया जा रहा है, जो भी प्रोजेक्ट सर अंजाम पा रहा है वो एक अच्छे मेयार के मुताबिक हो, स्टैंडर्ड के मुताबिक हो और सबकी तवक्कुआत पर पूरा उतरे। सबकी तवक्कुआत में कौन आ जाते हैं, जो उस प्रोजेक्ट को यूज़ करने वाले यूज़र हैं, एंड यूज़र आ जाते हैं, सिस्टम यूज़र आ जाते हैं। फिर इसके अलावा जो स्टेक होल्डर्स होते हैं वो आ जाते हैं जो उस प्रोजेक्ट के ऊपर पैसे खर्च कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर एक मार्केटिंग टीम एक नई प्रोडक्ट कैंपेन को जब लॉन्च करती है तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का इस्तेमाल करती है ताकि तमाम जितना भी डाटा है वो वक्त पर और ब्रांड के मुताबिक तैयार हो। इसके अलावा जो रिसोर्स का है उसका भी सही तरीके से इसमें इस्तेमाल किया जाता है।
रिसोर्स में जो चीज़ें आ जाती हैं वो होता है टाइम, मनी, रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, ताकि किसी किस्म की रिडंडेंसी ना रहे और सब लोग अपने अपने डेजिग्नेटेड जो टास्क हैं उसके ऊपर काम करें, कम वक्त के हम अंदर करें या एज पर डिफाइंड जो प्रोजेक्ट का टाइमलाइन होती है उसके अकॉर्डिंगली काम करें और विद इन बजट काम करें। मिसाल के तौर पर एक गैर मुनाफा बख्श तंजीम एक कम्युनिटी इवेंट के लिए रज़ाकारों और पैसों का बेहतरीन इस्तेमाल करती है। इसके बाद हम जिक्र करते हैं कि प्रोजेक्ट जो मैनेजर होता है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं और वो किस तरह एक ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करता है और उसको कोशिश करता है कि वो प्रोजेक्ट जो होता है वो ऑन ट्रैक रहे। और एक जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उसकी बहुत नुमायाँ किरदार है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें सबसे पहली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होती है वो होती है प्लानिंग, यानी उसकी प्लानिंग जो है प्रॉपर होनी चाहिए, प्रोजेक्ट का मकसद क्लियर होना चाहिए और उसके जितने भी मराहल उसके अंदर आते हैं स्टेप बाय स्टेप उसका उसको पता होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए और इन सब चीज़ों को उसको डॉक्यूमेंट करके रखना चाहिए। मसलन एक आईटी की कंपनी है, उसमें प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो एक मोबाइल ऐप को बनाने के लिए प्लानिंग करता है जिसमें कंप्लीट रिसर्च की जाती है, डिज़ाइन फेज़ उसमें शामिल होता है, उसकी कोडिंग का फेज़ होता है, उसकी टेस्टिंग होती है और उसमें लॉन्च के जो इवेंट हैं वो सारे शामिल होते हैं। इसके अलावा वो चीज़ों को ऑर्गेनाइज करता है, मसलन जो वसाइल हैं किसी भी किस्म के रिसोर्सेज हैं उसके पास टाइम है, टाइम को मैनेज करता है, ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करता है, जो मुख्तलिफ किस्म की जो टीम्स होती हैं उस प्रोजेक्ट के अंदर उनको मैनेज करता है, उसके टाइम्स को उनके मैनेज करता है, उनको वर्क एलोकेट करता है ताकि जितना भी काम है वो अपने टाइम के मुताबिक जो है सर अंजाम पाता रहे। तो इसकी एग्जांपल जैसे मैंने बयान की कि आप मोबाइल ऐप की ले सकते हैं। लाजमी नहीं है कि प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो आईटी ही की प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हो, बल्कि कोई भी एक जेनेरिक लेवल का प्रोजेक्ट हो सकता है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड प्रोजेक्ट हो सकता है, मार्केटिंग का प्रोजेक्ट हो सकता है, वो मशीन की असेंबली का प्रोजेक्ट हो सकता है, वो एग्रीकल्चर का प्रोजेक्ट हो सकता है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर जो काम हो रहे होते हैं उनका प्रोजेक्ट हो सकता है। किसी भी किस्म का यूनिवर्सल जो प्रोजेक्ट है एक प्रोजेक्ट मैनेजर उसको सही तरीके से अंजाम देने की सलाहियत रखता है। तो इसमें जो नेक्स्ट जो चीज़ आ जाती है वो है अपनी जो टीम है उसकी रहनुमाई करता है, उसको लीड करता है। प्रोजेक्ट के अंदर जो टीम होती हैं, कोडिंग की टीम है, टेस्टिंग की टीम है, रिसर्च की टीम है, जिसने उसको लॉन्च करने वाली टीम है, वो सब जितनी भी टीम है उनके साथ कोऑपरेशन रखता है, उसकी हौसला अफजाई करता है, वो एक मोटिवेशन उनको देता है। सो एक लीडर की तरह वो एक प्रोजेक्ट टीम के अंदर काम करता है और जितने भी टीम के मेंबर होते हैं वो सारे उसको रिपोर्ट करते हैं कि हर एक टास्क की जो प्रोग्रेस है वो कितने लेवल तक पहुंची है, क्या कोई टास्क ऐसा तो नहीं है जो अपनी डेडलाइन से पीछे रह रहा है, क्या उस टास्क का स्टेटस क्या है, उस टीम का स्टेटस क्या है, उस काम के स्टेटस की बुनियाद पर वो हर बंदे की KPIs को मेजर करता है, वो आगे रिपोर्ट करता है। मिसाल के तौर पर एक प्रोजेक्ट मैनेजर जो है टीम को हौसला भी देता है, वो सख्त मेहनत करता है और कोलैबोरेट करके वो टीम से काम भी लेता है ताकि जितना भी काम है एक प्रोजेक्ट के रिलेटेड वो अपने डिफाइंड टाइमलाइन के अंदर वो ख़त्म हो सके। इसके अलावा जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो प्रोजेक्ट की क्लोजिंग करता है और उसकी टेस्टिंग को सर अंजाम देता है, उसकी क्लोजिंग करता है ताकि एक अच्छे अंदाज में जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट किया जा सके। मिसाल के तौर पर एक सॉफ्टवेयर कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर सॉफ्टवेयर के जितने भी मॉड्यूल्स होते हैं वो एक एक करके उनकी वेरिफिकेशन करता है, उनको कंप्लीट करवाता है और जो क्लाइंट होते हैं उनकी एक्सेप्टेंस लेता है, यूज़र की एक्सेप्टेंस लेता है, स्टेक होल्डर्स की एक्सेप्टेंस लेता है और प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली क्लोज करता है। इसके बाद प्रोजेक्ट का लाइफ साइकिल आ जाता है जो कि प्रोजेक्ट का बहुत ही इम्पोर्टेंट फेज़ है। इसमें जो प्रोजेक्ट का लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है वो दर्जन चीज़ों पे मुश्तमिल होता है। मसलन इसमें प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना, इसको इनिशिएट करना और प्रोजेक्ट की इनिशिएशन में कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, प्रोजेक्ट को डिफ़ाइन करना, स्टेक होल्डर्स को डिफ़ाइन करना। मसलन इसमें आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, एक वेबसाइट का प्रोजेक्ट है या एक बिल्डिंग मैनेजमेंट की बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की कंपनी है, वो कोई बिल्डिंग को बना रही है, या एक मार्केटिंग की टीम है वो किसी भी कैंपेन को एग्जीक्यूट करना चाहती है। तो अच्छे तरीके में प्रोजेक्ट के मुख्तलिफ हिस्सों को डिफ़ाइन करना। फिर उसके बाद है लीड करना प्रोजेक्ट को। तो जितने भी प्रोजेक्ट की टीम होती है उसके जो यूनिफाइड मकसद उसका होता है, सबको उसकी तरफ सब लोगों की हौसला अफजाई करना ताकि प्रोजेक्ट ऑन ट्रैक रहे। इसके अलावा कम्युनिकेट करना, जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं और टीम मेंबर्स होते हैं, जो वेंडर्स होते हैं, सप्लायर्स होते हैं और एंड यूज़र होते हैं, सबको एक पेज पर रखना, सबको प्रोजेक्ट की उसकी स्टेज है उसके बारे में आगाह रखना, प्रोजेक्ट की क्वालिटी के बारे में बताना, प्रोजेक्ट के बारे में नॉलेज देना कि ताकि सब एक मकसद के तहत आपस में जुड़े रहें और प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल होने तक
एक दूसरे की हेल्प करें प्रोफेशनल लेवल पे। इसके बाद आ जाता है कि उसमें डिफरेंट किस्म के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको हल करना। प्रोजेक्ट के दौरान जितने भी पैदा होने वाले मसाइल हैं उनको हल किया जाता है। प्रोजेक्ट मैनेजर जो होता है वो फॉर एग्जांपल उसकी एग्जांपल लेते हैं, वो कोई हेल्थ केयर का जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर काम कर रहा है, तो अक्सर बात ऐसा होता है कि मुख्तलिफ लोग जो एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे होते हैं वो टेक्निकलिटी की बुनियाद पर या अंडरस्टैंडिंग की बेस पर या कुछ और बेसिस पर उनके दरमियान मुख्तलिफ किस्म के तनाज़ात पैदा हो जाते हैं। तो प्रोजेक्ट मैनेजर का ये भी काम होता है कि वो तमाम तनाज़ात को सुने और उनका एक बेहतर हल तलाश करे और प्रोजेक्ट को ऑफ ट्रैक ना होने दे बल्कि उसको ऑन ट्रैक ही रखे और उसमें क्वालिटी के ऊपर भी कभी भी कम्प्रोमाइज़ ना करे। इसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजर का एक ये भी काम है कि वो वक्त को एक अच्छे अंदाज में मुनज़्ज़म करता है। जो भी टास्क की डेडलाइन होती है, मसलन कोई सा भी आप प्रोजेक्ट ले लें, मसल के तौर पे एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, वो किसी कैंपेन के ऊपर काम कर रही है, तो उस कैंपेन के अंदर बहुत सारे जो ह्यूमन रिसोर्स है वो इन्वॉल्व होती है और हर एक जो रिसोर्स होता है उसके पास बहुत सारे टास्क होते हैं। हो सकता है कि एक ऐसा प्रोजेक्ट हो जिसमें टोटल 500 टास्क हों, तो 500 जो टास्क होते हैं वो मुख्तलिफ जो टीम होते हैं उनके अंदर डिवाइड कर जाते हैं और हर टीम के अंदर जितने भी यूज़र होते हैं, जिसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स आ जाते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स आ जाते हैं, टेस्टर्स आ जाते हैं, या उसमें कोडिंग करने वाले हैं, डेटाबेस वाले हैं, या ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, तो जितने भी लोग आ जाते हैं हर एक जो पर्सन होता है उसके पास अपनी अपनी टास्क लिस्ट होती है जिसके ऊपर वो काम कर रहा होता है। तो जितनी भी ये टास्क एक प्रोजेक्ट के अंदर होते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर का काम होता है कि वो उन तमाम टास्क को उसकी डेडलाइन के मुताबिक जो है ख़त्म करवाए। कोई भी जो टास्क जो है वो डेडलाइन से ऊपर जाएगा क्योंकि उस टास्क की डिपेंडेंसी होगी दूसरे टास्क के ऊपर जो कि दूसरी टीम्स के डिफरेंट रिसोर्सेज को एलोकेट है। तो इस सूरत में जब वो एक टास्क खत्म नहीं होगा तो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो है ऑफ ट्रैक हो जाएगा और वो कभी भी अपने टाइम पे ख़त्म नहीं होगा। तो प्रोजेक्ट मैनेजर की एक बहुत ही अहम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऑन ट्रैक रखे प्रोजेक्ट को, ऑफ ट्रैक ना होने दे। अपनी जो उसकी एक्सपीरियंस है, उसका टेक्निकल नॉलेज है, उसके ज़रिए और डेडलाइंस को सामने रखते हुए हर प्रोजेक्ट के एस्पेक्ट पर नज़र रखे और उसको अपनी डेडलाइन के अंदर ख़त्म करे। इसके बाद जैसे हमने पहले जिक्र किया कि मुख्तलिफ किस्म के जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसमें डिफरेंट किस्म के डिस्प्यूट्स रेज हो जाते हैं, तो स्टेक होल्डर्स के दरमियान या प्रोजेक्ट्स की टीम के दरमियान या वेंडर्स के दरमियान, तो इन तमाम डिस्प्यूट्स को वो रिजॉल्व करे और प्रोजेक्ट को ऑन ट्रैक रखे और उसका डिलीवरी का जो शेड्यूल है वो कभी भी मुतासर ना हो, ना कि प्रोजेक्ट की कीमत बढ़ पाए और ना उसका जो दौरानिया है ख़त्म होने का वो ऑफ। इसके बाद लास्ट चीज़ हमारे पास आ जाती है जिसमें आज हमने जो लेसन है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का फर्स्ट लेसन था, इसमें हमने डिफरेंट कीज टर्म्स और कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया और उसको समझने की कोशिश की, जिसमें हमने ये समझा कि प्रोजेक्ट जो होता है वो स्कोप क्या होता है और मज़ीद इसके बारे में हमने पढ़ा कि ये एक डिटेल्ड आउटलाइन होती है किसी भी प्रोजेक्ट की जिसमें डिफरेंट किस्म के गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, हम उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। फिर इसकी एग्जांपल हमने ली कि मसलन एक मार्केटिंग की कंपनी है जो कि एक एडवर्टीजमेंट का स्कोप क्रिएट कर रही है, वो मार्केट की रिसर्च करती है, एनालाइज करती है और कैंपेन के डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो होते हैं और इन जो उसके इम्पैक्ट होते हैं उसकी डॉक्यूमेंट करती है। इसकी एग्जांपल हम यूँ ले सकते हैं कि जैसे एक टीवी पर एक ऐड चलती है या सोशल मीडिया पर चलती है या प्रिंट मीडिया पर एक ऐड चलती है, तो उसको क्या किया जाता है, उसके ऊपर सबसे पहले रिसर्च की जाती है, सर्वेज किए जाते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स जो होते हैं उसके ऊपर सर्वेज किए जाते हैं, फिर एनालाइज किया जाता है उसको। फिर एनालाइज क्यों किया जाता है, क्योंकि मार्केटिंग के थ्रू किसी भी चीज़ की जो सेल्स है वो इंक्रीज हो सके। फिर इसके बाद हमने जिक्र किया कुछ टर्मिनोलॉजीज का जिसमें स्टेक होल्डर्स का हमने जिक्र किया। स्टेक होल्डर्स कोई भी इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ पर्सन्स होते हैं जो जिनका इंटरेस्ट जो होता है वो प्रोजेक्ट से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ होता है और उसके जो रिजल्ट होते हैं प्रोजेक्ट के वो डायरेक्टली इफेक्ट होते हैं उस इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ पर्सन्स के ऊपर, जिनको हम स्टेक होल्डर्स का नाम देते हैं। मसलन हम यूँ एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे एक स्कूल है उसको रेनोवेट करना है कम्प्लीटली, तो स्टेक होल्डर्स जो इसमें आ जाएंगे वो स्टूडेंट्स भी होंगे, वो टीचर्स भी होंगे, जो पेरेंट्स भी होंगे और स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन भी होगी जो कि पैसा खर्च कर रही है, जो या ऑनर्स उसमें होंगे। जितने भी लोग अफेक्टीज हैं उस प्रोजेक्ट में वो उसके स्टेक होल्डर्स होते हैं। तो स्टेक होल्डर्स को हम डाटा की एग्जाम्पल में यूँ बयान कर सकते हैं कि मसलन एक स्कूल है, स्कूल तो एक है लेकिन उसमें 500 के करीब स्टूडेंट हैं और 50 टीचर्स हैं, 200 पेरेंट्स हैं, 5 एडमिनिस्ट्रेटर हैं और एंड पॉइंट पे एक ही उसका ओनर है। तो ये जितने भी लमसम नंबर्स होंगे ये सारे इफेक्टिव्स होंगे जिनको हम स्टेक होल्डर्स का नाम देते हैं। इसके बाद प्रोजेक्ट के डिलीवरेबल्स की भी बात हमने इनडायरेक्टली की जो कि इसकी मेन की टर्मिनोलॉजीज में आता है। तो डिलीवरेबल का मतलब होता है कोई भी जो किसी भी प्रोजेक्ट के टेंजिबल या इनटेंजिबल जो उसके रिजल्ट्स या आउटपुट्स होती हैं जो उस प्रोडक्ट की बन रही होती हैं या अंडर प्रोडक्शन होती हैं, कोई भी वो सर्विस भी हो सकती है, प्रोडक्ट भी हो सकती है या उसकी एक्टिविटीज़ भी हो सकती हैं, उनको हम डिलीवरेबल्स का नाम देते हैं।
इसकी एग्जांपल हम यूँ ले सकते हैं कि जैसे सॉफ्टवेयर कोई भी जो है वो डेवलपमेंट उसकी हो रही है। मसलन एक सॉफ्टवेयर है वो डेवलप किया जा रहा है, तो उसके जितने भी डिलीवरेबल्स होंगे या जो भी फाइनल प्रोडक्ट जो बन रही होगी या जो यूज़र मैनुअल क्रिएट हो रहे होंगे या जितने भी ट्रेनिंग सेशन उसके चल रहे होंगे या होने वाले होंगे, उनको हम डिलीवरेबल्स का नाम देते हैं। तो इसकी डाटा में हम यूँ एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे एक सॉफ्टवेयर है वो बनने जा रहा है, उसका वर्जन 1.0 है और उसमें बहुत सारे यूज़र मैनुअल बनेंगे जो PDF फॉर्मेट में या वर्ड फॉर्मेट में या इमेजेस की फॉर्मेट में या वीडियो ऑडियो की फॉर्मेट में होंगे। फिर उसकी ऑनलाइन की ट्रेनिंग होंगी, वीडियोज़ होंगी, ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं वो डिलीवरेबल्स में आती हैं। फिर उसके बाद हमने जिक्र किया माइलस्टोन्स का। तो माइलस्टोन जो होते हैं वो बेसिकली की पॉइंट हमारे पास होते हैं कि जो हमने चीज़ें एक प्रोजेक्ट की टाइमलाइन के अंदर जिन चीज़ों का हमें अचीव करना है वो उसके माइलस्टोन में आते हैं। मसलन एग्जांपल हम लेते हैं कि लेट्स से एक बुक पब्लिशिंग का एक प्रोजेक्ट है और उसका माइलस्टोन जो है उसमें कौन कौन चीज़ें शामिल हैं। उसमें शामिल हैं उसका मैन्युस्क्रिप्ट, उसका फिनिशिंग, उसकी एडिटिंग, उसकी प्रूफ रीडिंग और फिर उसको प्रिंट के लिए भेजना। तो इसमें ये सारी चीज़ें मसलन अगर उसको हम माइलस्टोन को एक अच्छे डाटा के अंदाज में और विद डेडलाइंस के साथ लिखें, तो लेट्स से हम लिखेंगे कि मैन्युस्क्रिप्ट उसका जो कंप्लीशन होगा वो लेट्स से किसी खास डेट पे होगा, लेट्स से जून 1 को होगा। फिर उसकी एडिटिंग और फिनिशिंग की जाएगी, वो लेट्स से जुलाई 15 को होगी और जब वो हम उसको प्रिंट के लिए भेजेंगे और प्रिंट उसका रेडी हो जाएगा लेट्स से वो 1 अगस्त होगा। तो इस सूरत में हम प्रोजेक्ट के जितने भी माइलस्टोन होते हैं डेट लिंक्ड प्लान के साथ वहाँ हम उसको लिख लेते हैं और जितनी भी टीम उसमें इन्वॉल्व होती हैं वो सख्ती से उसके ऊपर अमल पैरा होती हैं। फिर इसके बाद जो प्रोजेक्ट होता है उसके ऊपर काफ़ी एक और चीज़ उसमें आ जाती है जिनको हम कंस्ट्रेंट्स का नाम देते हैं। कंस्ट्रेंट्स का मतलब है उसकी लिमिटेशंस या उस प्रोजेक्ट की रिस्ट्रिक्शंस। मसलन कोई भी जो प्रोजेक्ट है उसमें जो 3 चीज़ें नॉर्मली होती हैं वो उसकी कंस्ट्रेंट होती हैं। पहले नंबर पे होती है उसका टाइम, यानी जितने प्रोजेक्ट की प्लानिंग में जो टाइम एलोकेट किया गया है उससे उस टाइम से जो प्रोजेक्ट है वो आगे पीछे ना हो। फिर प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो मुतासर ना हो। मसलन अगर टाइम बढ़ जाएगा तो इसका मतलब है उसके ऊपर ज़्यादा रिसोर्स काम करेंगे। जब ज़्यादा रिसोर्स काम करेंगे तो वो ज़्यादा पेरोल के ऊपर होंगे तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो प्रोजेक्ट मैनेजर जो होता है वो इस चीज़ को मेक श्योर करता है कि ना उसका टाइम बढ़े, ना उसकी कॉस्ट बढ़े और ना उसका स्कोप बढ़े। स्कोप क्या होता है? स्कोप बेसिकली जो डिफाइंड आउटपुट होती है किसी भी प्रोजेक्ट की, जो रिक्वायरमेंट होती है वो उसका स्कोप होता है और उसको प्रोजेक्ट के स्टार्ट से ही उसको फ्रीज किया जाता है ताकि प्रोजेक्ट का स्कोप फ्रीज्ड रहे, ताकि आने वाली जो टीम्स हैं, सॉफ्टवेयर के डेवलपर हैं या जितने भी उसमें जो यूजर्स काम कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट के ऊपर या टीम्स काम कर रही हैं, उनको पता हो कि हमने इस स्कोप के अंदर रहना है। क्योंकि अगर कल को वहाँ पे नए एम्प्लॉयज़ आ जाएंगे तो अगर आपने प्रोजेक्ट की प्लानिंग के अंदर उसको स्कोप को सही तरीके से डिस्कस नहीं किया हुआ और डॉक्यूमेंट नहीं किया हुआ, आपने अप्रूवल नहीं ली हुई, तो उसमें प्रॉब्लम ये होगी कि नए आने वाले लोग कहेंगे नहीं नहीं हमें ये चीज़ इस तरह नहीं बल्कि इस अंदाज में चाहिए। तो आप वहाँ पे आप एक जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है वो अपने आप को वहाँ पे एक अच्छे अंदाज में प्रेजेंट करता है और बताता है कि नहीं इस प्रोजेक्ट का स्कोप ये है, फ्रीज्ड है और तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं वो जानते हैं कि इसका स्कोप ये है, तो इस स्कोप के अंदर ही रह के काम किया जाएगा। अगर आप उस स्कोप को उस टाइम चेंज करेंगे तो इसका मतलब है उसका टाइम भी बढ़ जाएगा, उसकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी और पूरा प्रोजेक्ट जो होगा वो ऑफ ट्रैक हो जाएगा। तो इसमें डिफरेंट किस्म की हम कंस्ट्रेंट्स के अंदर हम प्लानिंग करते हैं, इवेंट्स की प्लानिंग करते हैं कि इसका बजट जो है वो फिक्स रहे, उसकी हर जो टास्क है उसकी जो डेट है वो एक स्पेसिफिक डेट रहे और जो क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट है वो भी टू द पॉइंट रहे, उसमें आगे पीछे चीज़ें ना हो। वो अलग बात है कि अगर एक जो प्रोजेक्ट है उसका स्कोप में अगर आप चेंज करेंगे तो उसका टाइम भी चेंज होगा और उसकी कॉस्ट भी चेंज होगी। वो एक एडेंडम की सूरत में उस प्रोजेक्ट की डॉक्यूमेंटेशन जो होगी वो इफेक्टेड होगी और सारे उस एडेंडम के अंदर के ऊपर उसकी एक्सेप्टेंस के ऊपर सब लोग उसके ऊपर अप्रूवल देंगे, साइन करेंगे और तब सब लोगों को ये एक कम्युनिकेट किया जाएगा, सर्कुलर भेजा जाएगा कि भाई ये एक प्रोजेक्ट था, अब इसका टाइम भी चेंज हो गया है, कॉस्ट भी चेंज हो गई है, स्कोप भी चेंज हो गई है। ठीक है, तो इस तरह से उस प्रोजेक्ट को फिर हैंडल किया जाएगा।